प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो टेस्ट हम लोगों ने ले रखे हैं उनके वीडियो क्रमशः हम लोग अपलोड कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन। तो उसी क्रम में एक अगला वीडियो आज आपके सामने है। तो शुरुआत करते हैं। 19 नवंबर को जो टेस्ट हुआ था आप लोगों का, उसके जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है। तो मानव नेत्र वाला चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो जो नेत्र के भाग होते हैं उनमें से जो एक पार्ट होता है आपका कार्निया, सबसे पहले हम लोग बाहरी भाग जो पढ़ते हैं दृढ़ पटल के बीच का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, उसी उभरे हुए भाग को हम लोग कार्निया कहते हैं। जो आंख में प्रकाश प्रवेश करता है तो इसी कार्निया से अपवर्तित होकर के ही अंदर प्रवेश करता है, फिर पुतली से होते हुए नेत्र लेंस से होकर के रेटिना पर पहुंचता है और उसी रेटिना पर जो भी वस्तु देखी जा रही होती है आंख के द्वारा उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन आपका होता है कार्निया पर, क्योंकि दृढ़ पटल जो आपकी होती है वो तो अपारदर्शी होती है और दृढ़ पटल के बीचों बीच का कुछ भाग उभरा हुआ होता है। उस उभरे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, उसी कार्निया बोलते हैं। वहीं से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा, पहला देखिए क्या कह रहा, परिचारिका, ये होगा नहीं, पुतली, नेत्र लेंस, स्वच्छ मंडल, कार्निया। तो सही ऑप्शन आपका ये है चौथा, डी नंबर, स्वच्छ मंडल या कार्निया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो हमने जब प्रिज्म का अध्ययन किया था तो हमने पढ़ा था कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, सूर्य के जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद हमें 7 अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। 7 रंगों में सबसे ऊपर हमें रेड लाल मिलता है और सबसे नीचे वायलेट यानी बैगनी मिलता है। ठीक। तो जो बैगनी रंग होता है इसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है और जो लाल रंग होता है इसका अपवर्तन सबसे कम होता है। यानी लाल रंग बात प्रकीर्णन की कर रहे हैं हम लोग। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रिज्म से जो हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं उन 7 रंगों में कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हमने आपको लिखा रखे हैं। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है, न्यूनतम अपवर्तनांक किसका होता है, कौन सी किरण सर्वाधिक विचलित होती है, किस रंग की किरण सर्वाधिक विचलित होती है, किस रंग की किरण न्यूनतम विचलित होती है, तो और किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। एक पॉइंट और हमने पढ़ा था, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जो लाल रंग होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का। बैगनी और नीला ये जो रंग होते हैं ये नीचे की ओर प्राप्त होते हैं, इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो होता क्या है, अब आसमान में ये नीला रंग और बैगनी रंग यही चारों तरफ फैल जाते हैं, इसीलिए जो आसमान का रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो सही उत्तर इसका होता है आपका प्रकीर्णन, क्योंकि बैगनी और नीले इन रंगों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, मतलब ये रंग बहुत ज्यादा फैलते हैं, जबकि लाल जो आपका रंग है वो सबसे कम फैलता है। जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, फैलता नहीं है। इसलिए अगर सिग्नल को लाल बनाया गया तो वो कम फैलेगा तो दूर से भी क्लियरली दिखाई देगा। अगर मान लीजिए वही सिग्नल हम लाल की अपेक्षा बैगनी या नीले वगैरह का बना दें तो क्या होगा कि वो हमें क्लियर, वो बैगनी रंग है उसकी प्रॉपर्टी है कि उसको फैलना है, नीला रंग है उसकी प्रॉपर्टी है कि उसको फैलना है। तो नीला या बैगनी का अगर सिग्नल हमने बना दिया तो रंग चारों तरफ फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो दूर से पता चला वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मे भी एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए। तो जो बैगनी और नीले रंग है इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो
आसमान के नीले दिखाई देने का भी यही कारण होता है, इन बैगनी और नीले रंगों का प्रकीर्णन। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, परावर्तन के कारण, तो ये तो होगा नहीं, अपवर्तन के कारण ये भी नहीं, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन ही आपका सही उत्तर है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। अल्पतम या कभी कभी पूछ लेता है न्यूनतम दूरी, दोनों का मतलब एक ही होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब आंख का निकट बिंदु, मतलब आंख न्यूनतम कितनी दूरी पर क्लियर देख सकता है, नेत्र, आंख या नेत्र न्यूनतम कितनी दूरी पर क्लियर देख सकता है, तो वो दूरी आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। यानी अगर आंख के पास में कोई वस्तु रखी जाए तो उसको न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। अधिकतम तो आप अनंत तक रख सकते हो, आंख अधिकतम अनंत तक स्पष्ट देख सकती है, अधिकतम दूरी अनंत तक। लेकिन पास में यदि आंख को क्लियर देखना है आंख के पास में, तो वो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से आप कम पर रखोगे किसी वस्तु को और आंख द्वारा देखने की कोशिश करोगे तो उतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है आंख के द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने की, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब आंख के पास की वो न्यूनतम दूरी जहां पर आंख एकदम क्लियर देखती है। तो 25 से अगर कम दूरी होगी तो क्लियर नहीं दिखाई देगा। आप कोई पुस्तक ले लीजिए, उसको पढ़ना शुरू करिए, अगर आपने 25 से कम दूरी पर रखा, जितना आप कम करते चले आएंगे आप उतना कम क्लियर पढ़ पाएंगे। और 25 पर रखेंगे या उससे थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो आप क्लियर पढ़ पाएंगे। तो न्यूनतम क्लियर मतलब न्यूनतम स्पष्ट देखने की जो दूरी होती है आंख की, वो आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए नंबर में आपका दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? 2 पॉइंट हमने पढ़े थे, एक होता है आंख के लिए निकट बिंदु या उसी को हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एक पॉइंट होता है आंख के लिए दूर बिंदु। दूर बिंदु को मतलब आंख कितनी दूर तक का स्पष्ट देख सकती है, तो वो अनंत होता है क्योंकि वो दूरी आप निर्धारित नहीं कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि कैसे ऑब्जेक्ट को आंख देख रही है। छोटी वस्तुओं को देख रही है तो कम दूर तक क्लियर देख पाएगी, बड़े ऑब्जेक्ट को देख रहे बड़ी वस्तु को तो ज्यादा दूर तक क्लियर देख पाएगा। लेकिन जो पास में क्लियर देखने की डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो न्यूनतम अपवर्तनांक होता है। अभी हमने प्रिज्म के बारे में चर्चा की थी, एक बार पुनः देख लेते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों की अलग अलग किरणों में ये विभक्त हो जाता है। ये 7, सबसे नीचे हमें वायलेट मिलता है, बैगनी, और सबसे ऊपर हमें रेड मिलता है। पूरा जो इसका हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो आपका ये होता है विब की ओर, नीचे से ऊपर। सबसे नीचे वायलेट, फिर यहाँ इंडिगो, उसके बाद आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो न्यूनतम अपवर्तनांक होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो जिसका अपवर्तन सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और जिसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। अपवर्तन का मतलब मुड़ना, अपने रास्ते से भटकना। तो सबसे कम अपवर्तन होता है लाल का, रेड का, और सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है, विचलन होता है आपका वायलेट का। तो जब सर्वाधिक, हमसे क्या पूछ रहा है, न्यूनतम अपवर्तनांक, तो न्यूनतम अपवर्तनांक उस रंग की किरण का होगा जिसका अपवर्तन न्यूनतम होगा, यानी जो सबसे कम मुड़े, जो जिस रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ेगा, सबसे कम विचलित होगा, उसका अपवर्तन सबसे कम होगा। और जब अपवर्तन कम होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। तो अपवर्तन सबसे कम किसका होता है? लाल का, इसलिए अपवर्तनांक भी किसका सबसे कम हो जाएगा? लाल का। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लाल रंग, बी नंबर आपका सही है। क्लियर? आगे बढ़ता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष आप सभी ने पढ़ रखा है। निकट दृष्टि दोष में सबको पता है कि पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, पास की वस्तुएं
स्पष्ट दिखती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखते। अब हमसे पूछ रहा है इसका कारण क्या होता है, तो कारण हमने पढ़ रखा है। ये हमारा पॉइंट हो गया रेटिना, ये हमारा नेत्र लेंस, और ये हमने नेत्र ले रखा है। जब नेत्र के सामने कोई वस्तु आती है, इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, अगर आंख स्वस्थ है, आंख में यदि कोई समस्या नहीं है, आंख स्वस्थ है, तो हमेशा आंख के सामने जो भी वस्तु आएगी उसका प्रतिबिंब हमेशा जाकर के रेटिना पर बनेगा। अब जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो स्थिति ये बनती है कि जो आपका ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस और रेटिना, इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बीच की दूरी बढ़ने का मतलब है, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं कि मान लीजिए ये रेटिना यहां पर ना होकर के ये रेटिना यहां पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी रेटिना को मान ले थोड़ा आगे पहुंच गया, ये रेटिना यहां पहुंच गया। तो जब बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब तो वहीं बन रहा है। प्रतिबिंब रेटिना की पहली जो पोजीशन है, प्रतिबिंब आपका वहीं बनता रहेगा। जबकि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई तो रेटिना आपका आगे पहुंच गया, प्रतिबिंब आपका वहीं बन रहा है। तो नई स्थिति क्या प्राप्त होगी कि जो प्रतिबिंब है, जो आपका आंख में बनने वाला प्रतिबिंब है, वो अब रेटिना पर ना बन के कहाँ बनने लगेगा, रेटिना के पहले बनने लगेगा। जब रेटिना के पहले बनने लगेगा तो जो वस्तु है वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। यही कारण होता है निकट दृष्टि दोष का, कि जो नेत्र लेंस और रेटिना, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाने से जो प्रतिबिंब है वो आपका बनता तो वही है जहां बन रहा था, लेकिन जब दूरी बीच की बढ़ गई, रेटिना आपका यहां पहुंच गया, तो वही प्रतिबिंब अब नई स्थिति के हिसाब से रेटिना के पहले बनने लगा। जब पहले बनने लगता वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। या दूसरा एक चीज होती है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, बिल्कुल सही है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, ये आपका सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, जी नहीं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती नहीं है। निकट दृष्टि दोष के केस में नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। हाँ, अगर यही दूर दृष्टि दोष होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूर दृष्टि दोष के केस में बढ़ जाती है और निकट दृष्टि दोष के केस में नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो ये आपका गलत है। अगला क्या कह रहा है, ए और बी दोनों, तो बी तो हो ही नहीं रहा है, खाली ए है, ये भी नहीं आपका हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। क्लियर, आगे बढ़ते। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। एक चीज यहाँ पर हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा सा एक चीज छोड़ दी है, यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रैकेट में रहेगा sin 49 डिग्री इज इक्वल टू 0.75, क्योंकि इसकी जरूरत अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमें पड़ती है। ठीक है, ये पेपर में तो आप लोगों के था, लेकिन अभी टाइप करने में ये टाइपिस्ट द्वारा मिस थोड़ा सा ये गलती हो गई है, तो इसमें हम ये बढ़ा लेते हैं कि sin 49 का मान इतना होता है। चलिए, तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, प्रिज्म कोण ए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रिज्म कोण ए, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डेलन से प्रदर्शित करते हैं, और अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो हमने क्या पढ़ रखा है, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, और नीचे आपका होता है साइन ए बाई टू। ये आपका फॉर्मूला होता है।
तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन में वैल्यूज क्या दे रखे हैं। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश यानी प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण मतलब ये ए की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री। अगला आगे देखिए, अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अल्पतम विचलन कोण। डेल एम की वैल्यू आपको दे रखी है 38 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और ये साइन 49, जहां जरूरत पड़ेगी आप यहाँ पुटअप करोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एन आपको निकालना है, साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 प्लस डेल एम कितनी वैल्यू है 38 डिग्री, और नीचे आपका बाई 2 हो गया, और नीचे क्या होता है साइन ए बाई 2, तो ए की वैल्यू 60 हो गई बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर थोड़ा डायरेक्ट कर दें, ये आपका हुआ 98 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 49, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर साइन 49 और नीचे आपका हो गया ये 2 से डिवाइड करेंगे 30, ये आपका आ गया साइन 30। क्लियर। तो अब इसको यहाँ सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू साइन 49 वैल्यू कितनी 0.75 अपॉन साइन 30 वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है 1/2, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको ये मिलेगा 1.5, ठीक है। 1.50 आएगा, खाली उसको आप 1.5 बोल सकते हैं। क्लियर। तो देख लेते हैं ऑप्शन आपका कौन सा, 1.5 आपका दे रखा है बी नंबर ऑप्शन में, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर। और इस टाइप के न्यूमेरिकल आप तैयार भी रखें, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अगला देखें, एक मनुष्य की आंख में द्विफोक्सी लेंस लगा है तब उसकी आंख में दोष है। एक बेटा हम लोगों ने जब आंख में होने वाले दोष पढ़े थे तो एक दोष हमने पढ़ा था जरा दूरदर्शिता। जब मनुष्य की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ जो मांसपेशियां होती हैं आंख की, ये आपकी कमजोर पड़ने लगते हैं। मांसपेशियों के कमजोर होने से परिणाम क्या होता है कि आंख ना तो पास का स्पष्ट देख पाती है और ना ही दूर का स्पष्ट देख पाती है। इसका मतलब एक साथ आंख में निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है, दोनों दोष एक साथ हो जाता है। तो निकट अगर हुआ तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लगाते हैं, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, वो आपका उत्तल लेंस। तो जब दोनों ही दोष हो गए आंख में, निकट दृष्टि दोष भी हो गया आंख में, दूर दृष्टि दोष भी हो गया, ना तो पास का क्लियर दिख रहा है ना तो दूर का क्लियर दिख रहा है, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो चश्मा लगाया जाए उस चश्मे में दोनों ही लेंस लगाने पड़ता है। तो जब जरा दूरदर्शिता किसी व्यक्ति की आंख में हो जाता है तो जो उसके चश्मे का लेंस होता है उस लेंस में दोनों लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगाए जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है द्विफोक्सी लेंस। तो द्विफोक्सी लेंस हमारा किस रोग में काम आता है, जरा दूरदर्शिता। तो ऑप्शन देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष ये तो होगा नहीं, जरा दूरदर्शिता ये आपका सही है, वर्णांधता नहीं, दूरदृष्टि दोष नहीं, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ता, निकट अथवा दूरदृष्टि दोष क्या है, किसी एक के कारण व निवारण का सचित्र उल्लेख करें। दोनों में से कोई एक आपसे करने के लिए कहा गया है, तो कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे अभी निकट की हमने चर्चा करी तो निकट ही ले लेते हैं। निकट की स्थिति क्या होती है, निकट में पास का तो स्पष्ट दिखता है लेकिन दूर का स्पष्ट नहीं दिखता। ये इसकी परिभाषा हो जाती है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब चर्चा करते हैं इसके कारण और निवारण की। तो कारण अभी हमने चर्चा की थी कि कारण क्या होता है कि प्रतिबिंब
कारण पर अभी हमने चर्चा करी थी, एक जो ऑब्जेक्टिव था हमारा उसमें हमने चर्चा करी थी। जैसे ये आँख है, ये इसका नेत्र लेंस हुआ और ये आपका रेटिना हुआ। तो जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी जो रेटिना है वो यहाँ पर ना रह के यहाँ से कुछ विस्थापित हो गया, मान लीजिए यहाँ कहीं पहुँच गया। जब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो नई स्थिति आपकी ये बनेगी, नई स्थिति आपकी ये बनी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आँख के सामने कोई वस्तु आती है तो उससे जो प्रकाश की किरणें आती है उनका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। जब आँख स्वस्थ है, आँख स्वस्थ होने पर आँख के सामने जो भी वस्तु आएगी उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? रेटिना पर जाकर के बनता है। लेकिन अब निकट दृष्टि दोष हो गया तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई, बीच की दूरी बढ़ गई तो प्रतिबिंब तो वहीं बन रहा है जहां बन रहा था, लेकिन रेटिना आपका आगे पहुंच गया। जब रेटिना आगे पहुंच गया तो अब स्थिति क्या हुई कि प्रतिबिंब बन तो वहीं रहा है, लेकिन रेटिना के आगे पहुंचने की वजह से वो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है। और जब प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है या मतलब रेटिना पर नहीं बनता है, और जब रेटिना पर नहीं बनेगा तो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि वस्तुओं के स्पष्ट दिखने की कंडीशन यही होती है कि जो भी वस्तुएं आंख देख रही है उन वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनना चाहिए? सदैव रेटिना पर ही बनना चाहिए। जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता रहेगा वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। प्रतिबिंब जैसे ही रेटिना के आगे पीछे होने लगता है तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तो ये तो इसका कारण होता है। अब बात आती है कि इसका निवारण, निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? चित्र इसका हम लोग अलग से बनाते हैं, मैं आपको इसी में बना के बता दे रहा हूँ। तो निवारण में हम लोग क्या करते हैं? एक अवतल लेंस लगा देते हैं, वो भी आवश्यक फोकस दूरी का। जितनी फोकस दूरी की जरूरत होती है उतनी फोकस दूरी का क्या लगा देते हैं? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस लगाने से क्या होता है? यह अवतल लेंस पुनः प्रतिबिंब को कहाँ बनाने लगता है? फिर से रेटिना पर बनाने लगता है। और जब प्रतिबिंब फिर से रेटिना पर बनने लगेगा तो वस्तुएं फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। क्लियर? इसी तरह आपका दूरदृष्टि दोष होता है। अब दोनों में से कोई एक करने के लिए कहा गया था, कोई भी एक कर दीजिए। क्लियर? आगे बढ़ो। प्रिज्म क्या है? सिद्ध कीजिए सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण के नाम से, कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया बोर्ड पेपर में कि वर्ण विक्षेपण क्या है, या कहे कि सिद्ध कीजिए सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, तो दोनों का उत्तर वही होता है। अब पहले क्या पूछा? प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 2 पारदर्शी पृष्ठ जब किसी कोण पर झुके होते हैं तो इनके द्वारा जो घेरा गया भाग होता है ये आपका प्रिज्म कहलाता है। ठीक है? वैसे प्रिज्म में क्या होता है? स्थिति क्या होती है? प्रिज्म में प्रिज्म की स्थिति ये होती है, एक ये त्रिभुजाकार सतह होती है, एक त्रिभुजाकार सतह ये होती है और एक त्रिभुजाकार सतह ये होती है। तो 2 होती है त्रिभुजाकार सतह, 2 त्रिभुजाकार, और एक देखिए आयताकार सतह ये होती है, ये वाली, ये एक आयताकार सतह ये होती है और एक आयताकार सतह ये होती है। तो 3 होती है इसमें आयताकार सतह। इनसे मिल करके प्रिज्म का निर्माण होता है। किसी प्रिज्म को आप लेकर के घुमा फिरा के देखेंगे तो उसमें आपको 2 त्रिभुजाकार सतहें मिलेंगी और 3 आयताकार सतहें मिलेंगी। ठीक है? बाकी इंटरमीडिएट में और डिटेल में इसको पढ़ना होता है। यहाँ हाई स्कूल में जितना है आपके सिलेबस में, आप लोग नॉर्मली ये वाला प्रिज्म ऐसे सीधे वाला बनाते हो कि 2 पारदर्शी पृष्ठों को, 2 अपवर्तक पृष्ठों, 2 पारदर्शी पृष्ठों को जब किसी भी कोण पर झुकाते हुए व्यवस्थित किया जाता है, जैसे एक पृष्ठ ये हो गया आपका और एक पृष्ठ ये हो गया, इन दोनों के कोण पर झुकाते हुए व्यवस्थित करते हैं तो ये जो रचना हमें प्राप्त होती है इसको कहा जाता है प्रिज्म। और ये जो पृष्ठ आपने झुकाए ये कहलाते हैं अपवर्तक पृष्ठ, इनको बोला जाता है अपवर्तक पृष्ठ। यानी कि जब इनसे प्रकाश गुजरेगा तो उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। और जिस कोण पर ये दोनों पृष्ठ झुके होते हैं इसको कहा जाता है प्रिज्म कोण, इसको आप लोग बोलते हो प्रिज्म कोण। क्लियर? अब बात आती है सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो वो कैसे सिद्ध होता है?
जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो श्वेत प्रकाश अपवर्तन के पश्चात 7 अलग अलग रंगों की किरणों में बढ़ जाता है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि उस श्वेत प्रकाश में 7 अलग अलग रंग मौजूद थे। वही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब, चलिए उसको देख लेते हैं। बाकी अभी हमने ऑब्जेक्टिव में चर्चा करी थी कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, ये मान लिया हमने, ये हमारा सन है, इसके श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजार रहे हैं, तो ये अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ से अपवर्तन हो जाता है, जाना इसको ऐसे चाहिए लेकिन ये अपवर्तित होकर के ऐसे निकल जाता है, फिर इसको ऐसे जाना चाहिए। तो जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होता है तो इधर हमें 7 अलग अलग रंगों की किरणें प्राप्त होती हैं। इस तरह आपका सिद्ध हो जाता है। मतलब सूर्य का श्वेत प्रकाश जिन 7 रंगों का मिश्रण होता है, जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंग हमें अलग अलग मिल जाता है, और जिनका स्पेक्ट्रम क्या होता है, विबग्योर। इसको हम बोलते हैं, जो 7 रंगों का मिश्रण होता है इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। प्रिज्म द्वारा प्राप्त 7 रंगों का मिश्रण क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। तो एग्जाम में हमसे ये भी पूछता है, और इसी घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाना, विभक्त हो जाना, ये घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। या आप इसी से सिद्ध कर देते हो कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, क्योंकि जब उसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें 7 अलग अलग रंग मिल जाते हैं। अगर मिश्रण ना होता तो ये 7 रंग हमें मिलते ही नहीं। तो ये 7 रंग अगर हमें मिलते हैं तो मिलते तो प्रिज्म के द्वारा है, लेकिन मौजूद कहाँ होते हैं, मौजूद वो श्वेत प्रकाश में होते हैं। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। इंद्रधनुष क्या है, इसके बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष या इंडिगो, इसमें भी प्रिज्म जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी बारिश होती है, बारिश जैसे ही बंद हुई उसके तुरंत बाद जब धूप निकल आती है तो स्थिति ये बनती है कि जो बारिश की कुछ बूंदें होती हैं वो वायुमंडल में धूल मिट्टी के जो कण हैं, भाई देखिए हमारे और आसमान के बीच में चारों तरफ हमारे क्या मौजूद है, वायुमंडल मौजूद है। तो जब बारिश की बूंदें आती हैं तो बारिश जब हो चुकी तो कुछ बूंदें जो है वो वायुमंडल में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनमें फंस के वहाँ वायुमंडल में टंगी रह जाती हैं। और जब उस वर्षा के बाद जब धूप निकलती है, सूर्य आता है, तो जब सूर्य की किरणें उन बूंदों पर पड़ती हैं, सूर्य का प्रकाश जब उन बूंदों पर पड़ता है तो वो बूंदें एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। जब प्रिज्म की भांति व्यवहार करेंगी तो प्रिज्म की विशेषता क्या है, अभी हमने चर्चा करी कि प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश गुजारा जाता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इसी तरह जो वर्षा की बूंदें जो कि अब एक प्रिज्म का काम कर रही हैं, उससे जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो उससे क्या होता है, आसमान में 7 रंगों की एक पट्टियां बन जाती हैं। उन्हीं पट्टियों को हम आसमान में, हमें वो पट्टियां ऐसे दिखाई देती हैं, उन पट्टियों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो पुस्तक को आप एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक वस्तु मान लीजिए, तो पुस्तक कितनी दूर पर रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी क्या होती है, u, और वो भी हमेशा निगेटिव, तो u का मान आपका दे रखा है -25 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। यदि प्रयुक्त लेंस की क्षमता -20 डायोप्टर है, क्षमता यानी पावर, ये दे रखा -20 डायोप्टर। अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है P = 100/f सेंटीमीटर में, और मीटर के लिए हमने पढ़ा 1/f। तो यहाँ से अगर P की वैल्यू रख दें -20, तो 100/f, f को 20 से ट्रांसफर कर दे, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/-20, और इससे इसको कट कर देंगे तो f का मान हमें कितना मिलेगा, -5 सेंटीमीटर। एक मिनट, P कितना है, -20 डायोप्टर, P ठीक, हाँ -5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ये आ गया 100/f
और P हमारा था -20, 100/f, f को हम इधर ले आए, 20 को इधर ले गए, माइनस का 5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब आगे क्या पूछ रहा है, बिना चश्मे के वह कितनी दूरी पर पुस्तक को पढ़ सकता है। बिना चश्मे के, तो बिना चश्मे के वो कितनी दूरी पर पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी उसका प्रतिबिंब हमें वहां पर बनाना है, यानी v का मान हमें फाइंड करना है। अब हम जानते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u। क्लियर। यहां से यदि हम 1/u को इधर ले आए तो 1/f प्लस का 1/u = 1/v रख देता है। 1/f की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी थी, -25 1/v। तो इसको और सॉल्व करें तो ये हो गया -1/5 और ये प्लस माइनस का 1/25 = 1/v। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 25 का, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 तो -5, और यहाँ से कितना आ जाएगा -1 1/v। तो हो गया -6/25 = 1/v। देन आपका उल्टा कर दीजिए तो v कितना हो जाएगा 25/6 माइनस का, तो डिवाइड करिए तो 4 पॉइंट और 4.1 लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना ही कुछ आएगा, यानी इतनी दूरी पर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, कितनी दूरी पर पुस्तक को पढ़ सकता है, तो यही है आपका v का मान पूछ रहा था। क्लियर। मानव नेत्र क्या है, इसके प्रमुख भागों का सचित्र उल्लेख कीजिए, साथ ही नेत्र में प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। तो नेत्र में प्रतिबिंब का बनना तो अभी हमने चर्चा करी थी दृष्टि दोषों में। नेत्र में प्रतिबिंब का बनना, तो ये आपका नेत्र लेंस होता है और ये आपका रेटिना। आँख के सामने कोई भी वस्तु आती है, इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर केंद्रित हो जाती हैं, और यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर। और आगे इस प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को भेज दी जाती है दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा। मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर ज्ञात कर लेता है कि आंख ने किस वस्तु को देखा है। ये होता है प्रतिबिंब का बनना। अब मानव नेत्र क्या है, तो हमने पढ़ रखा है। मानव नेत्र जो है वर्क्स लाइक अ कैमरा, एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे कैमरा के सामने जो भी चीज आती है उसको फोटो खींच के वो उसकी इमेज बना करके दे देता है, ऐसे ही आंख का काम होता है। आंख के सामने जो भी वस्तुएं आती हैं, आंख उन वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। ठीक है। और जो इसका व्यास है वो आपका लगभग होता है 2.5 सेंटीमीटर, या आप मिलीमीटर में बोले तो 25 मिलीमीटर। ये जो नेत्र गोलक है उसका पूरा आपका व्यास होता है। ठीक है। और सभी लोग जानते हैं कि मानव नेत्र हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ना। वस्तुओं को देखना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। भाई आंख वस्तुओं को देखेगी तब उसकी सूचना मस्तिष्क में जाएगी, तब मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर बताएगा क्या देखा क्या नहीं देखा। तो इंसान के जन्म लेने से जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो आंख का उसके जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आंख ही नहीं हो, वस्तुओं को देख नहीं पाएगा, उनकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो आंख एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। क्लियर। अब इसके प्रमुख भागों का सचित्र उल्लेख कीजिए। तो भाग ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है। जो कुछ मुख्य भाग होते हैं, सबसे पहला आपका दृढ़ पटल, ये आपका नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। कैसा होता है, श्वेत, अपारदर्शी
और इसका काम क्या होता है? नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा। नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा। मुख्य भागों की हम चर्चा कर लेते हैं। दृढ़ पटल, आंख को आप ऐसे देखिए तो सबसे बाहर जो आपके सफेद रंग का हिस्सा दिखाई देता है, सबसे बाहर का भाग जो श्वेत होता है, अपारदर्शी होता है और दृढ़ होता है। और ये क्या करता है? आंख में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बाहर से कोई भी चीज जाएगी तो सबसे पहले दृढ़ पटल पर ही पड़ेगी। वो अंदर के जो भाग होते हैं वो हमेशा सेफ बने रहते हैं इसकी बदौलत, ठीक है। इसके बाद रक्तक पटल भी होता है जिसके पीछे झिल्ली लगी होती है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। उसके बाद आप लोग देख लीजिए कार्निया। इसी दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जो आप देखते हैं किनारे किनारे आप लोग व्हाइट पोर्शन देखते हैं, बीच का जो भाग कुछ उभरा हुआ होता है उसको बोला जाता है कार्निया। जब आंख में प्रकाश प्रवेश करता है तो इसी भाग से होकर के उसका अधिकांश अपवर्तन होता है और वो अंदर की ओर प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद कार्निया के पीछे झिल्ली पाई जाती है, रंगीन अपारदर्शी, जिसको आप लोग आइरिस बोलते हो। इस आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसको आप लोग पुतली बोलते हो, पुतली या नेत्र तारा। इसकी विशेषता क्या होती है? ये अधिक प्रकाश में सिकुड़ने लगती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। और इसके पीछे की ओर जाएं तो हमारा नेत्र लेंस होता है, जो कि क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है? अभिसारी। जो भी प्रकाश कार्निया से अपवर्तित होने के बाद पुतली से होकर के लेंस में पहुंचता है तो ये लेंस क्या करता है? उस प्रकाश, उन किरणों, जो जिस भी वस्तु से प्रकाश आया है उन प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित कर देता है, जिससे आपका रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बन जाता है। और रेटिना एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में एक पॉइंट होता है पीत बिंदु, पीले रंग का बिंदु होता है जो रेटिना के एकदम बीचों बीच होता है। अगर उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो वो सबसे ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। उसके बाद कुछ और पार्ट होते हैं, आपका अंध बिंदु होता है जहां से दृष्टि तंत्रिकाएं होकर के मस्तिष्क को जाती हैं और बने हुए प्रतिबिंब की सूचना देती हैं, ठीक है। और फिगर इगर आप लोगों के दिमाग में है ही। और उसके बाद आपके कुछ लिक्विड होते हैं, जलीय द्रव है, काचाभ द्रव है, ये सब चीजें होती हैं। तो इस तरह से आपका ये मानव नेत्र कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? क्लियर।